नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए जीके जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट देखेंगे दोस्तों। और यह जो है प्रैक्टिस सेट पहला होगा, तो यहाँ पर हम सभी 25 प्रश्नों को व्याख्या सहित देखेंगे। तो आइए दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे अपने पहले प्रश्न से कि यहाँ पर हम पहला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है। बालाथल, धौलावीरा, खांडिया और मांडा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी यानी कि धौलावीरा जो है वह गुजरात राज्य में पाया जाता है। हड़प्पा युगीन नगर धौलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में 27 जुलाई 2021 को शामिल कर लिया है और यह गुजरात के रण आबकच्छ में खादर बेट द्वीप पर स्थित है। यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला जबकि भारत का 40वां स्थल है। और इसकी खोज जो है सबसे पहले 1967-68 में पुरातत्ववेत्ता जगपत जोशी ने करी थी। तो आप यह जगपत जोशी का भी नाम याद करेंगे, आप इसे शॉर्ट में जेपी जोशी याद रखेंगे कि धौलावीरा का खोज किसने करा था, जेपी जोशी ने। यह कहाँ पर है, गुजरात राज्य में अवस्थित है। कहाँ पर दोस्तों, गुजरात के रण आबकच्छ में खादर बेट द्वीप पर अवस्थित है। कौन सा, धौलावीरा। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 2 देखेंगे कि पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य और वराहमिहिर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि कौन है दोस्तों, वराहमिहिर। पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक वराहमिहिर थे। इनकी पुस्तकों में त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र दिए हैं जो वराहमिहिर के त्रिकोणमिति ज्ञान के परिचायक हैं। इनकी पुस्तक पंच सिद्धांतिका यानी कि पंच सिद्धांत ने इन्हें फलित ज्योतिष में वह स्थान दिलाया जो राजनीति दर्शन में कौटिल्य का, व्याकरण में पाणिनि का और विधान में मनु का है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि वराहमिहिर। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 3 देखेंगे कि इनमें से किसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलने के दौरान हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और इल्तुतमिश की। तो दोस्तों किसका मृत्यु हुई थी यहाँ पर, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। कब, जब यह चौगान यानी कि पोलो खेल रहा था उसी समय। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। और ऐबक का मकबरा कहाँ पर स्थित है दोस्तों, लाहौर में। कुतुबुद्दीन मोहम्मद गोरी का दास यानी कि गुलाम था। ऐबक ने और क्या किया, तो ऐबक ने उत्तर भारत में पहली मस्जिद कुव्वत-उल इस्लाम का निर्माण दिल्ली में करवाया था जो विष्णु मंदिर के स्थान पर बनवाई गई। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप बुक में भी इस तरह से दिया है बड़ा विवादपद कि विष्णु मंदिर के स्थान पर कौन सी मंदिर बनी है, कुव्वत-उल इस्लाम। अब धन्य दोस्तों, यह बात बीजेपी वालों को न पता चल जाए वरना इसको भी खोदने लगेंगे। तो पता भी होगा, तो कुव्वत-उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर बनी है, विष्णु मंदिर के स्थान पर। अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। तो यह जो है कि वहाँ पर संस्कृत विश्वविद्यालय जो था दोस्तों, वहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा का भी निर्माण करवाया। तथा सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण भी करवाया। और इसको लाख बख्श यानी कि लाखों का दान करने वाला, कुरान ख्वां यानी कि सुरीले स्वर में कुरान पढ़ने वाला भी कहा जाता है। तो आप सभी का यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक से उठने वाले सभी प्रश्नों को मैंने आपको यहाँ पर तैयार करवा दिया। चौथा प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से भी जाना जाता था। विलियम कंपनी, लॉर्ड कंपनी, जॉन कंपनी और लॉरेंस कंपनी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो अंग्रेजों वाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था। यहाँ पर दोस्तों बताना है कि 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण करवाया गया था। तो अब दोस्तों अब यह भी पता करना होगा कि भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का, पहले देख लेते हैं सही उत्तर क्या है, वह विकल्प यानी कि सेंट एंजेलो फोर्ट। अब सेंट एंजेलो फोर्ट केरल के कुन्नूर नगर में स्थित है। इसका निर्माण 1505 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा। आप याद रखेंगे कि पहला जो है पुर्तगाली वायसराय कौन सा था दोस्तों, फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा। और पुर्तगालियों के बाद इस पर डचों का जो है नियंत्रण हो गया। तत्पश्चात अंग्रेजों ने इसे अपने अधिकार में ले लिया और वर्तमान में यह किला भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अधीन है। तो आप याद रखेंगे, इसमें जो पहला है कि आप पुर्तगाली पहला वायसराय कौन था भारत में, तो है जो है फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा। यह जो है महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो आप इसे याद रखेंगे। छठवां प्रश्न देखेंगे कि भारत में किस प्रकार की सरकार है दोस्तों, राजतंत्रीय, संप्रदायवादी, अल्पतंत्रीय और संसदीय। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि भारत में संसदीय सरकार है। आपने देखा होगा लोकसभा, राज्यसभा आदि जो है संसद भवन, तो भारत में संसदीय सरकार है।
भारत में संसदीय सरकार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। अभी बीता ये 26 जनवरी। संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपने लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? किसी विश्वविद्यालय का उपकुलपति, सांसद, मंत्रिमंडल सचिव और केंद्रीय मंत्री का निजी सचिव। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो विकल्प बी, यानी कि उसको जो है सांसद बनने का अधिकार नहीं है। और यहाँ पर देख लेते हैं कि लोक सेवक का सामान्य अर्थ होता है कोई सरकारी अधिकारी, ऐसा अधिकारी जिसे किसी सरकारी कामकाज के लिए नियुक्त किया जाता है। लोक सेवक को सांसद बनने की अनुमति नहीं है, जबकि वह किसी विश्वविद्यालय का उपकुलपति, मंत्रिमंडल सचिव और केंद्रीय मंत्री का निजी सचिव बन सकता है। 8वां सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? सच्चिदानंद सिन्हा, के मुंशी, बी.एन. राव और एम.एन. रॉय। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो विकल्प डी, यानी कि एम.एन. राव। भारत में औपचारिक रूप से एम.एन. रॉय द्वारा भारत के लिए संविधान सभा का गठन 1934 में एक प्रस्ताव रखा गया था। 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर अधिवेशन में संविधान सभा के बारे में जिक्र किया गया था, परंतु जो प्रस्ताव है दोस्तों वह 1934 में रखा गया था। साल 1942 में क्रिप्स मिशन ने भारत में संविधान सभा के गठन की बात को पूरी तरह स्वीकार किया और 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के द्वारा इसे व्यवहारिक रूप दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि घटनाएं कहाँ से शुरू होती हैं दोस्तों, कि सबसे पहले 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर अधिवेशन में संविधान सभा के बारे में जिक्र किया गया। प्रस्ताव जो है 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा रखा गया। 1942 में क्रिप्स मिशन आया तो इसमें गठन की बात को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया और 46 में इसको व्यवहारिक रूप दिया गया, यानी कि इस पर कामकाज जो है वह कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के बाद शुरू हो गया। और प्रश्न नंबर 9 देखेंगे दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर बताना है विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और डी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो विकल्प डी, यानी कि राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य के विधानसभा के प्रति जवाबदेह होता है। तो यह जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है, यानी कि विकल्प डी। बाकी यह गलत है, यह भी गलत है और यह भी गलत है। निम्नलिखित में से किस देश में संघीय यानी कि फेडरल सरकार की प्रणाली लागू नहीं है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, चीन और भारत। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी, यानी कि चीन में लागू नहीं है। चीन में संघीय यानी कि फेडरल सरकार की प्रणाली लागू नहीं है, वरन यहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था स्थापित है। विश्व के अधिकांश देशों में एकात्मक शासन प्रणाली है, उदाहरण के लिए यूनाइटेड किंगडम, चीन, जापान, फ्रांस आदि। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे दोस्तों कि गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है ब्रह्मांड, नक्षत्र, आकाशगंगा और विश्व। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो विकल्प बी, यानी कि क्या कहलाता है? आकाशगंगा। गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह आकाशगंगा कहलाता है। अरबों तारे, धूल और गैसों के बादल के एक विशाल संग्रह को आकाशगंगा के रूप में जाना जाता है। आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होता है, जिसे निहारिका कहते हैं। और हमारे पृथ्वी की आकाशगंगा दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे है और जिसकी आकृति कैसी है दोस्तों? सर्पिल है। तो आप याद रखेंगे कि जो हमारी आकाशगंगा यानी पृथ्वी की आकाशगंगा, उसका नाम जो है दोस्तों मिल्की वे यानी कि दुग्ध मेखला है और उसका आकार कैसा है? सर्पिला है। 12वां प्रश्न देखेंगे कि गंगा के मैदानी इलाकों में किस प्रकार की मिट्टी है? काली, कछारी, लेटेराइट और शुष्क। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी, यानी कि गंगा के मैदानी इलाकों में कछारी मिट्टी पाई जाती है। भारत का उत्तरी मैदान कछारी मिट्टी, जिसको जलोढ़ मिट्टी द्वारा आच्छादित है। हिमालय पर्वत और दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार के मध्य सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के निक्षेप क्रिया द्वारा निर्मित एक विशाल तथा महत्वपूर्ण मैदान स्थित है। इसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें उगाई जाती हैं। तो दोस्तों आप जो है गंगा के मैदानी इलाकों यानी कि जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब जिले हैं, तो आपने देखा होगा कि हम लोग जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर ज़्यादा पहाड़ नहीं दिखाई देता, मैदानी इलाका है और खूब फसलें लगती हैं, जैसे धान लगता है, खूब गेहूं लगता है, चना लगता है, यानी जो भी फसल आप बो देते हैं उसकी पैदावार भी अच्छी होती है। तो यह जो है गंगा जी का आशीर्वाद है। और गंगा के मैदानी इलाकों में की जो मिट्टी है वह कछारी यानी जिसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ठीक है, आप सभी जानते ही होंगे। ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? रूपांतरित चट्टान का, अवसादी चट्टान का, आग्नेय चट्टान का और कृत्रिम पत्थर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो विकल्प सी, यानी कि ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का है। किसका?
आग्नेय चट्टान का। ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान भूगर्भ से निकलने वाला लावा ठंडा हो जाने के पश्चात आग्नेय शैलों में बदल जाता है। इसका निर्माण सर्वप्रथम होने के कारण इन्हें प्राथमिक शैल भी कहा जाता है और इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ग्रेनाइट के अलावा बेसाल्ट, पैग्माटाइट, डायोराइट, पिच स्टोन आदि इसके अन्य प्रमुख उदाहरण है। तो दोस्तों आप यहाँ पर यह चीज़ ध्यान रखेंगे कि आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत जो है वह जीवाश्म नहीं पाया जाता है। 14 नंबर पर सवाल देखेंगे कि भारत का कौन सा शहर हुगली नदी के पूर्वी तट पर बसा है? कटक, चेन्नई, गंगटोक और कोलकाता। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कलकत्ता जो है वह हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। कटक जो है दोस्तों वह महानदी के, गंगटोक जो है वह रानीचू नदी पर और चेन्नई जो है दोस्तों कुवम यानी कि उसके उत्तर में कुवम नदी, उसके दक्षिण में अडयार नदी और उसके पश्चिम में कोरथिलियार नदी जो है वह स्थित है। 15वां सवाल देखेंगे कि ब्लू मून क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि महीने में आने वाला दूसरा पूरा चाँद वह क्या कहलाता है दोस्तों? ब्लू मून कहलाता है। एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं होती हैं तथा दूसरी पूर्णिमा का चाँद ब्लू मून कहलाता है। इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच अंतराल 31 दिनों से कम होना है। जब किसी वर्ष विशेष में 2 या अधिक ब्लू मून के होते हैं तो उसे ब्लू मून ईयर भी कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे कि 2 पूर्णिमाओं के बीच जो है वह जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं होती हैं तो दूसरी पूर्णिमा का चांद जो है वह ब्लू मून कहलाता है। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे दोस्तों कि निम्न में से कौन सा उत्पादन लागत में शामिल ऊपरी व्यय यानी कि ओवरहेड एक्सपेंस है? कच्चा माल, श्रम, उपभोज्य, विनिर्माण, आपूर्ति और बीमा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि बीमा जो है उत्पादन लागत में शामिल ओवरहेड एक्सपेंस है। और प्रश्न नंबर 17 देखेंगे दोस्तों कि अर्थशास्त्र में औसत उत्पाद क्या है यानी उसका फार्मूला बताना है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह विकल्प डी यानी कि औसत उत्पाद क्या होता है दोस्तों? कुल उत्पाद अपान या उसको अगर हम श्रम से डिवाइड कर दें तो वह जो है औसत उत्पाद होता है। यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि कुल उत्पाद जो है वह यानी कि औसत उत्पाद जो है वह कुल उत्पाद अपान श्रम के बराबर होता है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 18 हम देखेंगे कि जब तक एमपी यानी कि सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद यानी एपी से अधिक रहता है तब तक औसत उत्पाद रहता है। राजमान दर के साथ गिरता है, बढ़ना जारी रखता है, स्थिर रहता है और गिरना जारी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह क्या होगा? आप सभी दोस्त भी उत्तर देंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि बढ़ना जारी रखता है। कब? जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक रहता है तब औसत उत्पाद बढ़ना जारी रखता है। 19 नंबर सवाल देखेंगे दोस्तों कि कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्यौहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि उसे उगादि या युगादि के नाम से जाना जाता है। किस त्यौहार को? गुड़ी पड़वा त्यौहार को। गुड़ी पड़वा या वर्ष प्रतिपदा चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है और यह दिन हिंदू नववर्ष का आरंभ माना जाता है दोस्तों। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा को उगादि या युगादि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आप सभी को बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं और आप आरआरबी ग्रुप डी की, यूपी पुलिस की, यूपी लेखपाल की या अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो आपको इस चैनल से जुड़ जाना है और यहाँ पर आपको वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखना है दोस्तों। और अपने दोस्तों के बीच में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आपने इन प्रैक्टिस सेट में आपने 25 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया आप नीचे कमेंट करेंगे। तो आइए साथियों हम शुरुआत करेंगे अपने अगले प्रश्न से। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे कि किस भारतीय राज्य में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी यानी कि 1 अप्रैल को उत्कल दिवस उड़ीसा में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे कि अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था दोस्तों? तो यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो यह प्रश्न पूछा जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था दोस्तों? विकल्प बी यानी कि डायनेमाइट का। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन निवासी रसायन शास्त्री तथा इंजीनियर थे और इन्होंने डायनामाइट नामक प्रसिद्ध विस्फोटक का आविष्कार 1867 में किया था। यह डेट भी याद रखेंगे, 1867। अब दोस्तों प्रश्न नंबर हम 22 देखेंगे यहाँ पर कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी यानी कि द हेग, नीदरलैंड में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है जिसका गठन संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा 1945 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में यह एकमात्र संस्थान है जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है।
इसके सदस्य देशों की संख्या 193 तथा इसके वर्तमान अध्यक्ष अमेरिका के जोआन डोनांग हैं। तो आप जो है इस प्रश्न को भी याद रखेंगे। और दोस्तों एक बार जो इसके अध्यक्ष हैं आप जो है इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा, तो आप इसको एक बार थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 23 है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो विकल्प बी यानी कि 1920 ने भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। अब दोस्तों इस प्रश्न को अगर देखा जाए तो 1900 के पेरिस ओलंपिक में प्रथम आंग्ल भारतीय नॉर्मन प्रीचर्ड ने भाग लिया, परंतु सर्वप्रथम सांगठनिक रूप से 1920 के एंटवर्प यानी कि बेल्जियम ओलंपिक में भारतीय टीम जो है प्रतिभाग करी थी। कब, यानी कि पूरी तरह से जो इंडियन भाग लिए थे वह कब लिए थे, 1920 के बेल्जियम में जो ओलंपिक खेल हुआ था उसमें। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 24 भी देख लेते हैं कि श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और नई दिल्ली। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि कहाँ पर स्थित है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। अब प्रश्न नंबर 25 देखेंगे कि एक अंधे कवि थे जिन्होंने अपने सूरसागर नामक संग्रह में कृष्ण की महिमा का गायन किया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प यानी कि सूरदास। सूरदास एक अंधे कवि थे जिन्होंने अपने सूरसागर नामक संग्रह में कृष्ण की महिमा का गायन किया था। तुलसीदास की भांति ही हिंदी भाषा के एक अत्यंत प्रसिद्ध संत सूरदास थे, जिनके जन्म व मृत्यु के संबंध में काफ़ी विवाद है, परंतु इनका समय संभवतः 16वीं व 17वीं शताब्दी के मध्य हुआ माना जाता है। कहा जाता है कि वे जन्मांध थे, परंतु उनमें सगुण बताने की अद्भुत क्षमता थी। संगीत में भी वे आरंभ से ही प्रवीण थे। सूरदास द्वारा ब्रज भाषा में लिखित कृष्ण भक्ति के पदों को इनके 3 ग्रंथों में संकलित किया गया है, जिसमें सूर सरावली, सूरसागर तथा साहित्य लहरी हैं, और इसमें से सबसे प्रसिद्ध सूरसागर है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आरआरबी ग्रुप डी के लिए जो हम जीएस का शुरुआत किए दोस्तों आज से, तो हमने प्रैक्टिस सेट 1 किया और यहाँ पर दोस्तों हमने सभी 25 प्रश्नों को व्याख्या सहित देखा। दोस्तों मैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए साइंस के और जीएस जीके के 100 जो है सेट करवाऊँगा एग्जाम से पहले। कितने सेट दोस्तों, 100 सेट। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख लें तो कम से कम 2500 प्रश्न जो है वो हो जाते हैं आपके साइंस से और जीएस और जीके से। तो दोस्तों आप जो है जुड़िएगा यहाँ पर और आपकी तैयारी इतनी मजबूत हो जाएगी क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कि आप जो है कोई भी परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो ऐसा नहीं होगा कि आप उसको पहली बार देख रहे होंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो आप सभी साथी जो है वो मुझे सपोर्ट करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करिए दोस्तों, और जो है वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।